नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। शुरुआती टाइम में इस अर्थ के ऊपर जो ये गोला है अर्थ है, इसके ऊपर बहुत सारे जो लावा होते थे और वोल्केनोज निकलते थे, हॉट गैसेस निकलती थी, वाटर वेपोर्स निकलते थे। तो शुरुआती समय में जो अर्थ थी बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, हॉट थी। यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी। बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं था। तो कुछ समय बाद फिर जब ये स्लो डाउन होने लगी, स्लो डाउन तो नहीं हुई थी, मतलब लावा निकलता ही रहता था, गर्म गैसेस निकलती रहती थी। तो मेट्रोइड्स फ्रॉम टू यूनिवर्स, मेट्रोइड्स की बम्बार्डिंग हुई। किस पर? इस अर्थ पर। इस अर्थ पर मेट्रोइड्स की बम्बार्डिंग हुई। उससे पहले मेट्रोइड्स की बम्बार्डिंग से पहले यहाँ पे क्लाउड्स भी थे इस अर्थ के ऊपर। वो क्लाउड्स क्या थे? वो क्लाउड्स थे हाइड्रोजन के और हीलियम के, हॉट गैसेस के। ठीक है। तो जिस उस बम्बार्डिंग की वजह से वो सब कूल डाउन हो गए, ठंडे पड़ गए और धीरे धीरे वाटर कन्वर्ट होने लगा। जब वाटर बनने लगा तो फिर उसके बाद में संभव हुआ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। तो ये थी प्रोसेसिंग सबसे पहले ठंडा होने की। उसके बाद में अर्थ को 3 स्टेज पे डेवलप किया गया है। आप ऐसे कह सकते हैं कि अर्थ का जो इवोल्यूशन हुआ है वो 3 स्टेज में हुआ है। पहला स्टेज जो अर्थ का इवोल्यूशन है वो है लिथोस्फीयर। सो लेट्स वी नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर। फॉर्मेशन ऑफ द लिथोस्फीयर इज ए प्रोसेस ऑफ एक्लेरेशन या एक्यूलेशन। प्रोसेस ऑफ एक्यूलेशन आपको जानना होगा, ये क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एक्यूलेशन या फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर का ही मीन्स है। क्या होता है? देखो, जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, इसको हम लोग 3 जोन में डिवाइड करते हैं। अर्लियर क्लासेस में या जहाँ पे भी आपने पढ़ा है, देखा है अर्थ के बारे में, कि अर्थ के 3 जोन हैं। सबसे अपर लेयर है क्रस्ट, मिडल है मेंटल और सबसे डीप में है वो है कोर। ओके। तो कोर, मेटल और क्रस्ट के बारे में आपको सबको पता है, ये तो एकदम नॉर्मल सी बात भी है। ठीक है। तो जब हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, उस समय क्या हुआ था कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन के समय उस समय क्या हुआ कि जो भी डेंसर मटेरियल्स थे हमारे यूनिवर्स के अंदर, वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण सन के पास में आने लगे, सेंटर ऑफ मार्स, मतलब सन के पास में आने लगे। और जो जेवोलियन मतलब गैस वाले मटेरियल्स थे वो दूर होने लगे। आप नॉर्मली कोई भी चीज़, मतलब कुछ पदार्थ लेकर घुमाइए, ठीक है, एक प्लेट के अंदर कुछ मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी और कंकड़ लीजिए और उस प्लेट को, मतलब उस थाली हो सकते हैं उसको घुमाइए। तो क्या होगा? तो घुमाने के थोड़ी देर बाद रिजल्ट ये आएगा कि जो हल्के पदार्थ हैं वो एकदम किनारे पे चले जाएंगे और जो भारी पदार्थ हैं वो एकदम सेंटर ऑफ द मास में आ जाएंगे। तो जो डेंसर चीज़ें होती है वो हमेशा पास में चली जाती है, बीच में चली जाती है सेंटर के, और जो हल्की चीज़ें होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है या साइड में हो जाती है। जैसे उसी प्रकार हमारे इनर और आउटर प्लैनेट्स हैं। जो 4 इनर प्लैनेट हैं वो रॉक हैं, भारी मेटल से बने हुए हैं, क्योंकि वो डेंसर थे इसलिए वो हमारे सन के पास में आ गए, सेंटर ऑफ द मास के पास। और बाकी के जो 4 आउटर प्लैनेट्स हैं वो बाहर की तरफ रह गए, क्योंकि उनमें गैसेस है, वो हल्के हैं। जेवोलिन मतलब हल्के गैसेस वाले प्लैनेट, जुपिटर के बाद में और नेपट्टून तक। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एक्यूलेशन की। मैं बता रहा था फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर। तो आपने पढ़ा भी होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे सेंटर में कोर वाला जो पार्ट है अर्थ का, इसके अंदर है नीफे, निकिल और फेरियस मतलब आयरन। निकिल और आयरन का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाईएस्ट डेंसिटी की वजह से ये बॉटम में चले गए, मतलब बिल्कुल सेंटर ऑफ द मास, सेंटर ऑफ इस अर्थ के बीच में चले गए ये सारे मटेरियल्स, घूमने की वजह से, रिवॉल्विंग ना, रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग दिस अर्थ ऑफ सन, दैट्स वाई। और जो मिडल वाला हिस्सा था उसमें हम पढ़ते हैं सीमा, नीफे, सीमा, सियाल पढ़ा है। सीमा जो मिडल वाला हिस्सा यानी मेटल वाले पार्ट में, जोन में सीमा है। सीमा मतलब सिलिकॉन और साथ में मैग्नीशियम। ये ना हल्के है ना भारी है, हैवी है पर हेवीएस्ट नहीं है, ज़्यादा भारी नहीं है, डेंसर नहीं है। तो ये थोड़े कम भारी हैं, तो ये मिडल में रह गए।
मैंने कहा था ना, घुमाने पर क्या होगा, रोटेट करने पर थाली को, ज़्यादा भारी बीच में, फिर हल्के बीच, ज़्यादा भारी बिल्कुल सेंटर पे, हल्के बीच में, और बिल्कुल हल्के लास्ट कोने में चले जाते हैं। घुमा के देखना आप प्रयोग करके। और फिर उसके बाद में हम बात करें क्रस्ट वाले पार्ट में, सियाल। सियाल मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम बहुत हल्के होते हैं, इनका जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा हल्की होती है, इसी वजह से ये ऊपर की तरफ चले गए। तो इस प्रकार फॉर्मेशन ऑफ द लिथोस्फीयर हुआ। इट्स प्रोसेस कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एक्यूलरेशन। दिस इज नॉन द प्रोसेस ऑफ एक्यूलरेशन। तो ये है प्रोसेस ऑफ एक्यूलरेशन। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर ऑन दिस अर्थ। लिथोस्फीयर अंडरस्टैंड, फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर समझने पे आपको हाइड्रोजन भी समझ में आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर भी। टू नो या टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हमें इसकी जानकारी लेने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इसको 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर को 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। कर दिया। पहली जो स्टेज है उसका नाम है लॉस ऑफ प्री मॉडरेट लॉस ऑफ प्री मॉडरेट एटमॉस्फेयर। अब ये क्या आ गया, प्री मॉडरेट एटमॉस्फेयर? मैंने आपको कहा था कि अर्लियर टाइम में जब भी कोई भी प्लैनेट बना था तो उस समय क्या हुआ था, उसके ऊपर गैस के क्लाउड थे, और वो जो गैस थी वो थी हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो ओल्डर एटमॉस्फेयर था उस अर्थ पर। जब बम्बार्डिंग हुई थी मटेरियल्स की, उस समय भी इस पर हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स थे, कुछ रह गए, कुछ रिमूव हो गए थे। पर अब ये रिमूव कैसे हुए, इस एटमॉस्फेयर में जब सोलर विंड्स आई, सन की सोलर विंड आई, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम के जो क्लाउड्स थे वो रिमूव हो गए। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रीमोड्रियल एटमॉस्फेयर। फर्स्ट स्टेज फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर अंडरस्टूड। सेकंड स्टेज जो होती है वो होती है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीरियर डी गैसिंग। ये क्या होती है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीरियर डी गैसिंग। ये सेकंड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर का अर्थ पर। क्या हुआ मैंने आपको कहा था वोल्केनोज निकल रहे हैं अर्थ में, ठीक है, गैसेस निकल रही थी, वाटर वेपोर निकल रहे थे। तो ये गैसेस और वाटर वेपोर निकलना, डी गैसिंग मतलब होता है गैसेस निकलना अर्थ के अंदर से, ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सम पार्टिकल्स, दैट्स वाई द गैसेस एंड वाटर वेपोर आउटसाइड कम आउटसाइड ऑफ दिस अर्थ। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीरियर डी गैसिंग हो गया। थर्ड जो प्रोसेस है एटमॉस्फेयर को बनने में वो थी फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस? लेट्स नो। फोटोसिंथेसिस ये हुआ कि मैंने अभी बताया आपको, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटीरियर डीगैसिंग के अंदर बहुत सारी गैसें निकल रही थी, वाटर वेपर निकल रहा था। तो जो गैसेस थी वो ज़्यादातर कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें को, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्लांट्स CO2 को ऑब्जर्व करके, टेक इन करके, और टेक आउट करते हैं किसको, O2 को। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो CO2 को प्लांट्स ने ऑब्जर्व किया और टेक आउट किया किसको, O2 को, ऑक्सीजन गैस को। तो इस प्रकार हमारा फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर हुआ। जब ऑक्सीजन हुई तो हमारे यहाँ पे लेयर भी बन गई, जिसको हम लेयर्स बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, इनके बीच में ओजोन लेयर भी बनी हुई है। तो इस प्रकार लेयर बनी। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर की, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्फेयर। जस्ट मैंने इसी में इंक्लूड करता हूँ कि मैंने कहा था द सेकेंड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर की कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीरियर डिगेसिंग। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीरियर डिगेसिंग में क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था कि जब वाटर वेपोर निकल रहा था तो वो वाटर वेपोर गैस है भाई, वाटर वेपोर, उससे वाष्पीकरण से क्या हुआ, कंसंट्रेशन से क्या हुआ, क्लाउड्स बने। क्लाउड से बाद में बारिश हुई, जिसे प्रीसिपिटेशन बोलते हैं। प्रीसिपिटेशन बाद में जब बारिश से या पानी रहा ज़मीन पर, तो वो प्लांट्स की रूट और लीव से वापस ट्रांसपिरेशन से क्लाउड बने, और ट्रांसपिरेशन से अगेन कंसंट्रेशन हुआ, कंसंट्रेशन से अगेन बारिश हुई क्लाउड बनकर। तो ये प्रोसेस ऑफ साइकिल हुई। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, formation of lithosphere, formation of atmosphere and formation of hydrosphere. I hope you understood.